पिछले वीडियो में हम लोगों ने मध्य पाषाण काल के बारे में पढ़ा था। मध्य पाषाण काल में हम लोग देखे थे कि उस समय वहाँ के प्रमुख स्थल कौन से थे और वहाँ पे नई चीज़ों में क्या चीज़ का आविष्कार हुआ था, कौन कौन सी चीज़ें नई आई थी। तो इसके विषय में हम लोग देख चुके हैं। तो इस तरह से हमारा मध्य पाषाण काल जो है वो समाप्त हो चुका है। अब हम लोग नव पाषाण की ओर आगे बढ़ेंगे। तो हम देखते हैं आज की क्लास में नव पाषाण काल को। देख रहे हैं पाषाण काल, हम लोग देख रहे हैं नव पाषाण काल, और नव पाषाण काल के बारे में अब हम लोग आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि नव पाषाण काल का कालखंड क्या होगा। तो नव पाषाण काल का कालखंड जो है वो हम लोग 5500 बीसी से लेके 3000 बीसी तक मानते हैं। 5500 बीसी से लेके 3000 बीसी तक हम लोग नव पाषाण का कालखंड मानते हैं। और अब हम लोग देखेंगे, जैसे कि मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ, कि कालखंड को लेके ज़्यादा परेशान नहीं होना है। अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग जगहों को ध्यान में रख करके अलग अलग समय बताया गया है, तो इसको लेकर के ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ चौपानी मांडू जो कि यूपी में है तथा मेहरगढ़ जो कि अभी वर्तमान पाकिस्तान में है को अगर आधार बनाया जाए तो नव पाषाण काल का जो कालखंड है वो 7000 बीसी पीछे चला जाता है। क्या है यहाँ पे, ये चौपानी मांडू जो कि यूपी में है और मेहरगढ़ जो कि वर्तमान पाकिस्तान में है को अगर आधार माना जाए तो नव पाषाण का जो कालखंड है वो 7000 वर्ष पूर्व यानी पीछे चला जाता है। इसके आगे हम लोग देखेंगे तो हम लोग देखेंगे कि चिराद जो कि बिहार में है तथा ब्रह्मगिरी जो कर्नाटक में है को अगर आधार माना जाए तो हम ये पाते हैं कि नव पाषाण काल का जो कालखंड होगा वो 1200 बीसी आगे की ओर बढ़ जाएगा। क्या होगा, 1200 बीसी आगे की ओर बढ़ जाएगा। तो इसलिए टाइम पीरियड को देख करके ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं इसके उपवर्गीकरण को। उपवर्गीकरण को देखेंगे तो नव पाषाण काल का उपवर्गीकरण 2 भागों में किया गया है। एक मृद भांड सहित दौर और दूसरा जो है वो मृग भांड बगैर दौर, यानी कि एक मिट्टी के बर्तन के साथ में है और एक दूसरा क्या है कि मिट्टी के बर्तनों के साथ में नहीं है। तो इस तरीके से इसे 2 भागों में बांटा गया है। आगे हम देखेंगे साक्ष्य को। तो नव पाषाण काल के हमें क्या साक्ष्य मिले हैं, तो नव पाषाण काल के साक्ष्य में हम देखेंगे तो पाएंगे कि यहाँ भी साक्ष्य वही मिले हैं और लिखित पुरातात्विक साक्ष्य हमें मिले हुए हैं, जो कि इसके पहले भी हम देख चुके हैं। पूरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में और नव पाषाण काल में भी हम देखेंगे कि अलिखित पुरातात्विक साक्ष्य ही हमें यहाँ पर मिले हैं। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, हम देख रहे हैं सामग्री को। सामग्री में हम लोग देखेंगे कि पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण इन तीनों को जोड़ करके अब हम पढ़ेंगे। इसके पहले जब हम मध्य पाषाण पढ़ रहे थे तो हम पूरा पाषाण और मध्य पाषाण को जोड़ करके पढ़ रहे थे। अब नव पाषाण में भी हम क्या करेंगे कि हम इन दोनों के साथ में नव पाषाण को जोड़ करके पढ़ेंगे। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि पूरा पाषाण काल में पत्थर, हड्डी और श्रृंग का उपयोग किया जा रहा था। पूरा पाषाण काल में पत्थर, हड्डी और श्रृंग का उपयोग किया जा रहा था सामग्री के तौर पर। मध्य पाषाण काल में हम आए तो ये तीनों चीज़ें यहाँ पर, जैसे पूरा पाषाण काल में जिन चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा था वो मध्य पाषाण काल में वैसे ही इस्तेमाल में थे, लेकिन वहाँ एक नई चीज़ आ गई थी जो कि लकड़ी थी। अब मध्य पाषाण से जब हम नव पाषाण की ओर बढ़ेंगे तो पूरा पाषाण और मध्य पाषाण में जो भी चीज़ें यूज हो रही थी वो सारी चीज़ें यहाँ पर भी यूज हो रही हैं, लेकिन यहाँ पर एक नई चीज़ क्या आ गई है, मिट्टी। तो सामग्री में एक नया चीज़ क्या बढ़ जाता है, तो मिट्टी बढ़ गया है यहाँ पर। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे कि पूरा नव पाषाण काल में की सामग्री की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू हो गया था। नव पाषाण काल में हम लोग देखेंगे कि मिट्टी के बर्तनों को बनाना यहाँ पर प्रारंभ हुआ था। और इसके पीछे पूरा पाषाण काल में और मध्य पाषाण काल में जिन औजारों और हथियारों का प्रयोग इससे किया जा रहा था वो सब के सब यहाँ पर किए जा रहे थे। उसका प्रयोग नव पाषाण काल में किया जा रहा था, लेकिन हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर एक मिट्टी ज़्यादा हो रहा है। मिट्टी आगे हम लोग देखेंगे कि मिट्टी यहाँ पर नया आया और मिट्टी से इन लोगों ने क्या किया कि मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू किया। के प्रकार देखेंगे पाषाण के प्रकार में हम तो पूरा पाषाण काल में जहाँ क्वार्जाइट, कैल्सिडोनी, बलुआ पत्थर, पेबुल, फ्लिंट, चर्ट और अगेड़ का प्रयोग हो रहा है
वहीं हम लोग देखेंगे कि मध्य पाषाण काल में जसमर, कॉर्नेलियन और क्रिस्टल का प्रयोग हो रहा है और ये पहले की चीज़ें यहाँ पर बरकरार हैं। अब यहाँ नव पाषाण काल में हम देखेंगे तो नव पाषाण काल में पूरा पाषाण और मध्य पाषाण काल में जिन भी पाषाण का प्रयोग हो रहा था उसका प्रयोग नव पाषाण काल में जारी रहा। नव पाषाण काल में इन सब का प्रयोग हो रहा था, लेकिन यहाँ पर किसी नए पत्थर का, किसी नए पाषाण का खोज नहीं हुआ है नव पाषाण काल में। नव पाषाण काल में कोई भी नए तरह का पाषाण नहीं आए, बल्कि यहाँ पर एक खनिज हम देखेंगे जिसे एस्टेटाइट के नाम से हम लोग जानते हैं। यहाँ पे नया क्या आया है, तो यहाँ पे नया खनिज है जिसे हम एस्टेटाइट के नाम से जानते हैं। नव पाषाण काल में हमें किसी भी प्रकार का कोई भी पाषाण नहीं मिला है। उपकरण और औजार के प्रकार देखेंगे यहाँ पे। तो उपकरण और औजार के प्रकारों में देखेंगे कि पूरा पाषाण काल में जो भी उपकरण और औजार यूज किए जा रहे थे, हैंड एक्स, क्लीवर, चॉपर, डिस्क्वायर्ड कोर, फ्लैंक एंड कोर, स्क्रैपर, बोरिंग, चीजल एंड बोरर, तो ये सारी की सारे जो है वो मध्य पाषाण काल में भी प्रयोग में थे, मध्य पाषाण काल में भी प्रयोग में थे। और इसके अलावा मध्य पाषाण काल में एक नया चीज आया जो कि क्रोड मैकोड के साथ ज्यामितीय आकार के औजार बनाना शुरू हुए। अब इन सब को हम देखेंगे कि पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के ये औजार नव पाषाण काल में भी उपयोग में थे, नव पाषाण काल में भी उपयोग में थे, लेकिन यहाँ पर हमें नई नई चीजें देखने को मिली, जैसे कि कुदाल, खुरपी, आरी, वसुला, भाला, वनाभ्र, पॉलिशर और फैब्रिकेटर। तो इस तरह की नई चीजें वहाँ पर उपकरण जो है, उपकरण और औजार के प्रकारों में ये नई चीजें हमें देखने को मिली। अब हम देखेंगे कि ये किस तरह की नई चीजें हैं। तो ये हम देखेंगे कि ये घरेलू या फिर कृषि से संबंधित नई चीजें हैं। क्या है ये घरेलू या फिर कृषि से संबंधित नई चीजें हैं, नई उपकरण है। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था एक आधार के रूप में कृषि की शुरुआत हो चुकी थी। ठीक है, यानी नव पाषाण काल में हम कहेंगे कि अर्थव्यवस्था के आधार के रूप में कृषि की शुरुआत हो चुकी थी। यहाँ पर क्यों हो चुकी थी? क्योंकि यहाँ पे घरेलू तथा कृषि उपकरण बनाए गए थे। पहले से जो उपकरण थे यहाँ पे पूरा पाषाण और मध्य पाषाण काल में, वो भी उपकरण नव पाषाण काल में उपयोग में थे, लेकिन इसको छोड़ करके घरेलू और कृषि उपकरण भी यहाँ पर बनाया गया, और जिससे ये चीज़ हमें पता चलता है कि यहाँ पे अर्थव्यवस्था के रूप में कृषि की शुरुआत इसी काल में हुई होगी। तकनीक में हम लोग देखेंगे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल में जिन तकनीकों का उपयोग हो रहा था, यानी ये जितनी भी तकनीक है इनका उपयोग हो रहा था, तो मध्य पाषाण काल में भी इसका उपयोग जारी रहा। मध्य पाषाण काल में भी इसका उपयोग क्या रहा? जारी रहा। जैसे कॉक ब्लोडर, फ्री हैंड, चॉपर चॉपिंग, स्टेन ऑन फ्लैकिंग, ब्लॉक एंड ब्लॉक, बायोपोलर टेक्निक, तो इनका जो उपयोग है वो मध्य पाषाण काल में भी हुआ। मध्य पाषाण काल में एक नया चीज आया जिसे प्रेशर फ्लोटिंग पेबल टेक्निक के नाम से हम लोग जानते हैं। अब पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल में जिनका उपयोग हो रहा था वो सबका उपयोग नव पाषाण काल में भी हुआ। नव पाषाण काल में भी इसका उपयोग हो रहा है। इसके साथ में हम लोग देखेंगे कि चिपिंग, पैकिंग, ग्राइंडिंग, बोरिंग और पॉलिशिंग टेक्निक का भी उपयोग किया गया है। किसमें? नव पाषाण काल में किया गया है। अब हम लोग ये देखेंगे कि नव पाषाण काल में और मध्य पाषाण काल के उपकरणों में क्या अंतर था। तो मध्य पाषाण काल में जो भी उपकरण थे उसे और घिस कर और रगड़ के नव पाषाण काल में उसे और खूबसूरत तरीके से बना करके इस्तेमाल किया गया, और ये सारी नई नई टेक्निक आई। तो मध्य पाषाण काल की जो भी औजार थे, यानी जो भी तकनीक थी, मध्य पाषाण काल की तकनीकों को क्या किया गया कि उसे घिस कर रगड़ करके और उसे और खूबसूरत बना करके नव पाषाण काल में उसे यूज किया गया। तो ये चीज़ हमें मिलता है। देखेंगे जीविका। जीविका में हम लोग देखेंगे कि जहाँ मध्य पाषाण काल में मनुष्य जो था, मानव जो था, वो खाद्य संग्राहक था, और उसके पहले भी हम लोग पूरा पाषाण काल में भी देखेंगे तो वहाँ पर भी हम देखेंगे कि मनुष्य जो था
वो खाद्य संग्राहक था। लेकिन नवपाषाण काल में मनुष्य जो है वो अन्न उत्पादक हो गया है। खाद्य संग्राहक की जगह अभी क्या हो गया है, अन्न उत्पादक हो गया है नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में कृषि और पशुपालन का आगमन भी हुआ। नवपाषाण काल में कृषि और पशुपालन का आगमन भी हुआ, जिसके कारण नवपाषाण काल को कृषि पशुपालन आधारित आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था भी हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, नवपाषाण काल में लोग अन्न उत्पादक हो गए थे। कृषि और पशुपालन का आगमन कब हुआ था, तो नवपाषाण काल में हुआ था। और कृषि और पशुपालन के आगमन के चलते हम नवपाषाण काल को कृषि पशुपालन आधारित आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्या व्यापार वाणिज्य यहाँ पे था, व्यापार वाणिज्य की शुरुआत हुई थी, तो नहीं, अभी तो कृषि की शुरुआत हो ही रही है। तो यहाँ पर अभी व्यापार और वाणिज्य जैसी कोई भी चीज नहीं थी। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि व्यापार वाणिज्य नहीं थी, अभी कृषि की शुरुआत हो रही थी, तो इस कारण यहाँ पर स्थायी अर्थव्यवस्था भी अभी नहीं थी। अभी तक यहाँ पर ना व्यापार वाणिज्य आया है और ना ही स्थायी अर्थव्यवस्था आई है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि नवपाषाण काल में अब इनकी जीविका बदल चुकी थी। ये खाद्य संग्राहक की जगह अब अन्न उत्पादक हो चुके थे। कृषि और पशुपालन भी अब इन लोगों को इसका आगमन हो चुका था, और यहाँ पर व्यापार और वाणिज्य नहीं था और स्थायी अर्थव्यवस्था नहीं थी। काल में नए चीजों के आगमन के बारे में हम लोग देखेंगे। तो नवपाषाण काल में नए चीजों के आगमन में हम लोग देखेंगे कि पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी, कृषि की शुरुआत हो चुकी थी, मकान और बस्ती बनाने का इसका आगमन हो चुका था, समाधान की प्रक्रिया पाई गई है, यहाँ पर चित्रकारी देखी गई है, मृद भांड देखा गया है, और वस्त्र निर्माण भी नवपाषाण काल में देखने को मिला है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि नवपाषाण काल में कौन कौन सी नई चीज़ों का आगमन हुआ। अब नवपाषाण काल में नई चीज़ों के आगमन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इसको विस्तार से हम लोग देखेंगे उस वीडियो में।